तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML फॉर्म क्या होता है। और इस वीडियो में हम एक फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं, एकदम स्क्रैच से बनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना ताकि आपको फॉर्म क्रिएट करना आ जाए। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फॉर्म किस लिए बनाए जाते हैं, उसका यूज़ क्या है। तो एक इमेज है आप लोगों के सामने, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। जब आप लोग बैंक में जाते हो तो आपसे बोला जाता है कि फॉर्म फिल करके दो, जहाँ पर आप अपना नाम लिखते हो, अकाउंट नंबर लिखते हो, डेट ऑफ बर्थ लिखते हो। तो बैंक वालों को यूज़र इनपुट चाहिए होता है, इसलिए वो फॉर्म बनाते हैं। जहाँ भी यूज़र इनपुट की ज़रूरत पड़ती है तो फॉर्म को क्रिएट करा जाता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जैसे आप उसमें यूज़र इनपुट दे देते हो तो होता क्या है, फिर बैंक के एम्प्लॉय उसे प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद क्या होता है कि फिर वो अपने डेटाबेस में अपडेट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूज़र इनपुट आता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। तो जैसे ऑफलाइन काम होता है वैसे ही ऑनलाइन वेबसाइट्स में फॉर्म होता है। हम लोग उसमें एंटर करते हैं नाम, एड्रेस, कुछ भी, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। वेबसाइट अपने बैकएंड पे वो फॉर्म जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। फिर जो भी वेबसाइट है वो अपने डेटाबेस में उसको एंट्री कर देती है कि ये नाम है, ये एड्रेस है। और फॉर्म आपको हर जगह दिखेंगे, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ आपको फॉर्म दिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक पेमेंट फॉर्म है। ठीक है, पहले आप यूज़र इनपुट दोगे, क्रेडिट कार्ड और जो भी अपने कार्ड डिटेल है। फिर ये पेपैल के बैकएंड इसको प्रोसेस किया जाएगा वहाँ पर, और फिर पेपैल अपने डेटाबेस में एंट्रीज कर देंगे कि इतने की पेमेंट हुई है। या फिर आप ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करते हो तो ये भी फॉर्म है, यहाँ भी यूज़र इनपुट लिया जा रहा है। ट्वीट करके बटन क्लिक करके उसको प्रोसेस करके बैकएंड में एक एंट्री हो जाएगी डेटाबेस में, जहाँ पर आपका ट्वीट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप ट्विटर ओपन करोगे तो टाइमलाइन में आप जो भी ट्वीट कर रहे हो वो दिख जाएगा। तो बहुत सारी जगह, बहुत सारी वेबसाइट पे फॉर्म्स यूज़ होते हैं। जहाँ भी यू आप कुछ भी एंटर कर रहे हो अपने कीबोर्ड से, हर जगह फॉर्म है। इस वीडियो में हम ये वाला फॉर्म बनाने वाले हैं, तो मैंने एक रफ फॉर्म पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। हम इसी फॉर्म को ज़ीरो से बनाएंगे। तो ये मैकडोनल्ड ऑर्डर करने के लिए मैंने फॉर्म बनाया है, जहाँ पर अपना नाम, ईमेल आप डालोगे, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन वो डालोगे, कौन सा बर्गर आपको चाहिए, मैक वेजी, मैक आलू टिक्की, मैक पनीर, वो आप एंटर करोगे। उसके बाद आप फीडबैक दे दोगे, चेक बॉक्सेस है, क्रेडिट कार्ड नंबर डालोगे, सीवीवी डालोगे, कुछ कमेंट लिख सकते हो, फिर पे बटन दबाओगे। तो ये वाला फॉर्म हम ज़ीरो से बनाएंगे, स्क्रैच से। बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई ज़्यादा फैंसी फॉर्म नहीं है। मैंने इसको क्रिएट इसलिए किया है ताकि इसमें सारे तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया ताकि आप पूरा फॉर्म इस वीडियो में सीख जाओ। तो हमारे पास दो फाइल हैं, एक है एग्जिस्टिंग फॉर्म डॉट एच टी एम एल, जिसमें ये मैकडोनल्ड ऑर्डर का फॉर्म बना हुआ है, जिसमें कोड हो रखा है। एक है फॉर्म डॉट एच टी एम एल जिसमें हम कोड करेंगे। ठीक है, और ये कोड करने के लिए मैं इस फाइल को इसको मैंने ओपन किया है वी एस कोड में। ये कोड एडिटर है, आपके पास नहीं है तो जाके डाउनलोड कर लो, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आता है। करने को आप नोट पैड में भी कोड कर सकते हो, बट कोड एडिटर में बहुत जल्दी काम होता है, बहुत फास्ट काम होता है। तो हम वी एस कोड को यूज़ करेंगे। और मैं करने क्या वाला हूँ, आपको कोड करते करते आउटपुट भी दिखेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये फॉर्म डॉट एच टी एम एल अभी ब्लैंक है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, और मैंने एक एक्सटेंशन डाली हुई है, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये एक्सटेंशन से क्या होता है कि जो भी हम यहाँ चेंजेस कर रहे हैं वो आपको रियल टाइम आपके ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और हम बार बार हमें रिफ़्रेश भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी एक लाइन कोड लिख के वो रिफ़्रेश ऑटोमेटिकली होगा, आपको लाइव जो भी चेंजेस होंगे दिख जाएंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं, ये सफारी में ओपन होगा। इसको कॉपी करते हैं और ये क्रोम के एक टैब में ओपन कर लेते हैं। तो पहला वाला टैब अभी एम्प्टी है, जिसमें फॉर्म डॉट एच टी एम एल ओपन हो रखा है, दूसरे में एग्जिस्टिंग फॉर्म है। तो हम लोग देखते रहेंगे और अपना फॉर्म क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बॉयलर प्लेट कोड लिखना है, मतलब एक एच टी एम एल का एक स्केलेटन होता है ना, जो आपको हर बार लिखना होता है। स्टार्टिंग में आप डिक्लेरेशन देते हो, डॉक टाइप लिखते हो, फिर हेड और बॉडी बनाते हो। कोई भी एच टी एम एल फाइल बनाओगे वो कोड लिखना ही है, तो उसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। तो यहाँ एस्केलेशन मार्क लिखो वी एस कोड में और एंटर कर दो। तो ये बॉयलर प्लेट कोड आ गया, इसको हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वी एस कोड खुद लिख देता है। कोई भी फाइल बनाओगे तो ये कोड लिखना ही होता है, डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो खुद मेहनत क्यों करें।
यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा फॉर्म कर देते हैं। अब जो भी जो विजिबल कोड होता है ना वो बॉडी में होता है, तो बॉडी में हमें फॉर्म को क्रिएट करना है। और एक HTML का एलिमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर्म बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं फॉर्म। इसका ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, और जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, जो भी इनपुट बॉक्स हैं, जो भी लेबल्स हैं, जो भी चेक बॉक्सेस हैं, वो ये फॉर्म एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे। इस फॉर्म का ओपनिंग भी है, क्लोजिंग टैग भी है। कुछ कुछ एलिमेंट के ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं होते, सिंगल ही होता है, वो हम देखेंगे आगे। तो अभी यहाँ पर आउटपुट भी देखते हैं। हमारे ब्राउज़र में हम इसको सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं, तो ब्लैंक ही हमें दिख रहा है। अब वापस एग्जिस्टिंग फॉर्म पे जाते हैं, तो सबसे पहले ये हेडिंग ऐड करते हैं, मैकडोनल्ड ऑर्डर। तो हेडिंग के लिए मैं H1 यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, H1 तो नॉर्मल टैग है, अभी ये कोई इनपुट लेने का टैग नहीं है, बट मेरे को एक हेडिंग बनानी है तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। और एक मेरे को ये डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसके लिए मैं P टैग यूज़ करूँगा, P एलिमेंट। इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों टैग होता है, बीच में हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं। और एक बार आउटपुट देख लेते हैं, इसको सेव करना पड़ेगा आई थिंक, या रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आपको राइट में आउटपुट भी दिख रहा है। और फॉर्म अभी थोड़ा थोड़ा क्लोज हम पहुंच जाएंगे। पहले हम बनाते रहते हैं, जो जो हमें दिख रहा है हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट मुझे फुल नेम डालने के लिए एक वो चाहिए, इनपुट बॉक्स चाहिए। तो पहला एलिमेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ जिससे कि आप टेक्स्ट इनपुट ले सकते हो। उसके लिए आपको HTML का इनपुट एलिमेंट यूज़ करना है। इनपुट एलिमेंट को यूज़ करके आप बहुत तरह के इनपुट बना सकते हो, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, टेक्स्ट, एक ही एलिमेंट है, इसी से सारे इनपुट बन जाते हैं। लेकिन इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, जो एलिमेंट्स को हम प्रॉपर्टीज़ देते हैं उसे एट्रीब्यूट बोला जाता है। तो इसका एक एट्रीब्यूट है टाइप। यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट डिफाइन करना है कि किस तरह का इनपुट है, तो मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। और यहाँ पर देखो एक राइट साइड में आपको एक इनपुट दिख रहा है और मैं यहाँ टेक्स्ट डाल सकता हूँ। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये फुल नेम के लिए मैंने बनाया है, इसमें कोई यूज़र कुछ भी डाल सकता है। तो हमें ना हर इनपुट को एक लेबल देना होता है। उसके लिए HTML का लेबल एलिमेंट यूज़ करो, और इसमें आपको सिंपल एक टेक्स्ट लिखना होता है कि क्या है ये। तो आपको राइट साइड में आपको दिख रहा है ये लेबल भी आ गया। अब समझ आ रहा है कि यहाँ पर नाम डालना है और फुल नेम डालना है। कहीं कोई फर्स्ट नेम डाल दे तो यहाँ साफ साफ समझ आ रहा है कि फुल नेम डालने की बात हो रही है। ठीक है, बट जैसे ही मैंने लेबल लिखा तो इस लेबल पे क्लिक करके ना ये हाईलाइट नहीं हो रहा। आप कोई भी वेबसाइट पे देखोगे, मैक्सिमम वेबसाइट पे क्या होता है कि इस लेबल को क्लिक करते हैं तो अभी देखो मैं इनपुट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो गया, बट इस लेबल पे क्लिक करते ही ये हाईलाइट हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ये लेबल इस फुल नेम का नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लेबल्स होने वाले हैं, बहुत सारे इनपुट होने वाले हैं। आपको कैसे पता कि ये लेबल इसी का है? हमने इनको लिखा एक साथ है, बट हमने ये नहीं बताया कि ये लेबल इस इनपुट का ही है। इसके लिए बाइंडिंग करी जाती है, इनपुट और लेबल को बाइंड करते हैं। और जितने ना ब्लाइंड पर्सन होते हैं जब वो वेबसाइट यूज़ करते हैं, अगर आपने बाइंडिंग कर रखी होती है ना, तो जो स्क्रीन रीडर्स वगैरह होते हैं ना, वो उनको पढ़ के बता देते हैं कि यहाँ पर फुल नेम लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप बाइंड नहीं करोगे तो ये पता नहीं चलेगा ये लेबल इसका है। ठीक है, तो लेबल और इनपुट को बाइंड करना अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत लोग मिस भी कर देते हैं। तो बाइंड करने के लिए आपको एक इनपुट को एक प्रॉपर्टी देनी है, पहले आईडी में कोई मीनिंगफुल नाम डाल दो जैसे कि फुल नेम, और लेबल में जाके बता दो ये फुल नेम का लेबल है, तो उसके लिए फॉर लिखा जाता है और यहाँ पर उस इनपुट की आईडी देनी है। तो आईडी फुल नेम है, इसको उठाओ यहाँ पेस्ट कर दो। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फुल नेम पे क्लिक करूँगा, अभी देखो मैं फुल नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब ये बाइंडिंग सक्सेसफुल रही है। ठीक है, अब एक सबमिट बटन बनाते हैं फॉर्म को सबमिट करने का, जिसके लिए हम इनपुट ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसका ना टाइप चेंज कर देंगे। इसका टाइप आप सबमिट रख दो। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम इस बटन को सबमिट टाइप देंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो अभी हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, इसका मतलब हम कुछ मिस कर रहे हैं।
तो हमें एक्चुअली में इस फॉर्म को भी कुछ एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं। जो फॉर्म पेरेंट है सबका, यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि ये फॉर्म यूज़र जब इनपुट दे देगा उसके बाद ये फॉर्म प्रोसेस कहाँ पर होगा। तो इसके लिए आप एक्शन लिखोगे और बताओगे कहाँ प्रोसेस होगा। तो ये हमारी backend.php फाइल पे जाएगा और वहाँ प्रोसेस होगा। फिर जाके इस फाइल के अंदर जो लॉजिक लिखे गए हैं, फिर उस लॉजिक को यूज़ करके वो डेटाबेस में सेव हो जाएंगी एंट्रीज। और जब कोई डेटा दो वेबसाइट के बीच ट्रांसफ़र होता है या एक वेबसाइट से सर्वर पे डेटा जाता है, ठीक है, तो ये HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र होता है। आप इसको जाके डिटेल में पढ़ सकते हो कि HTTP प्रोटोकॉल क्या है। वो एक एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि किस तरीके से डेटा सेंड करना है। उसका प्रॉपर एक डेटा स्ट्रक्चर है, कैसे डेटा जाएगा की वैल्यू पेयर्स में। आप जाके डिटेल में देख सकते हो, उसमें कुछ मेथड्स भी होते हैं। तो आपको ये डेटा HTTP प्रोटोकॉल से जा रहा है तो आपको मेथड यहाँ बताना पड़ेगा। तो एक और एट्रीब्यूट लिखते हैं और मेथड हम पोस्ट लिख देते हैं। तो मेथड होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, जाके आप अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के स्कोप में HTML है तो हम बस HTML ही कवर कर रहे हैं, बट HTTP प्रोटोकॉल बहुत ही बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है जो हर किसी को आना चाहिए, जाके आप पढ़ लो। तो पोस्ट क्यों मेथड बताते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये बताया जाता है कि ये डेटा एक्चुअल में कुछ क्रिएट कर रहा है, ये एक ऑर्डर को क्रिएट कर रहा है बैकएंड में। इस वजह से हमने इसको मेथड को पोस्ट दिया। अगर मुझे अपनी ऑर्डर की डिटेल मंगानी होती सर्वर से और ये फॉर्म कुछ इस तरीके से होता कि मैंने ऑर्डर आईडी डाल दी और सबमिट करा और डेटा आ रहा है, तो हम यहाँ पर गेट लिख देते। बट अभी हम यहाँ पर पोस्ट लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सबमिट करेंगे। एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ, सबमिट करेंगे। तो अब URL देखो, ये backend.php पे फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे HTTP प्रोटोकॉल से ये डेटा जा रहा है। तो सबसे पहले अब डेवलपर टूल ओपन करना पड़ेगा। क्रोम में इंस्पेक्ट क्लिक करो, ये एक डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नेटवर्क पे जाओ, यहाँ पर जो भी HTTP कॉल्स होती हैं यहाँ दिख जाती हैं। और हम यहाँ पर प्रकाश लिख देंगे और हम सबमिट बटन दबाएंगे। तो ये पहली जो HTTP कॉल गई है इसको देखते हैं। और यहाँ पर पेलोड करके एक दिखना चाहिए प्रीव्यू के लेफ्ट में, जो कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब डेटा सेंड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हमने मिस करा है। तो डेटा एक्चुअली में की वैल्यू पेयर में जाता है। तो आपको अपने इनपुट को की वैल्यू पेयर देनी है कि इसका नाम क्या है और इसमें क्या डेटा जा रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इसको नेम देना है कि ये डेटा का नाम क्या है। इसका नाम फुल नेम ही दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस जब ये डेटा सेंड होगा तो इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ प्रकाश शुक्ला, ठीक है। उसको रिफ्रेश करते हैं, सेव करते हैं। तो राइट साइड में अपने आप मेरा इनपुट बॉक्स फिल हो गया, क्योंकि मैंने वैल्यू खुद से डिफाइन कर दी कि जब ये HTTP कॉल होगी तो फुल नेम और प्रकाश शुक्ला वैल्यू जाएगी। जबकि ऐसा तो नहीं है, ये वैल्यू तो यूज़र को देनी है। तो जिस इनपुट में वैल्यू यूज़र देता है ना, उसमें आपको वैल्यू वाला एट्रीब्यूट नहीं लिखना है, वो वैल्यू अपने आप यूज़र इनपुट से आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और सेव करते हैं और यहाँ पर आपका इनपुट खाली हो गया। अब एक बार दोबारा HTTP कॉल करके देख लेते हैं कि अब काम कर रहा है नहीं कर रहा। डेवलपर टूल में जाते हैं, इंस्पेक्ट करके नेटवर्क में जाते हैं, यहाँ यहाँ लिखते हैं प्रकाश और सबमिट करते हैं। ये API कॉल हमारी बैकएंड पे कॉल गई है, ये देखते हैं। और यहाँ पेलोड करके अब आ गया, पहले पेलोड नहीं दिख रहा था। और पेलोड के अंदर की वैल्यू पेयर में डेटा सेंड हो रहा है, तो हमको दिख रहा है कि फुल नेम गया है जो कि की है और प्रकाश उसकी वैल्यू है, ठीक है। की वैल्यू पेयर में डेटा जाता है और की क्रिएट करने के लिए आप नेम एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं। अब आपको समझ आ गया कि ये देना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या बनाना है, नेक्स्ट से पहले एक काम करते हैं, हम अपने फुल नेम को एक डिव के अंदर रैप कर लेते हैं ताकि ये पूरी विथ ले ले और हमारा सबमिट बटन जो है ना वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। सबमिट बटन अब नीचे आ गया
और div क्या होता है, डिवीजन क्रिएट करने के लिए एक एलिमेंट है जो पूरी विड्थ को ले लेता है साइज, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट होता है, आप जाके पढ़ सकते हो ब्लॉक एलिमेंट क्या है। तो अब क्या है कि थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है हमें। नेक्स्ट हमें ये ईमेल बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पूरे डिव को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और लेबल में एक्चुअल में बस ईमेल चेंज कर देते हैं लेबल का। यहाँ पर ईमेल कर देते हैं इस लेबल को, और इस इनपुट को टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं, और इसको आईडी दे देते हैं ईमेल। और बाइंडिंग करने के लिए क्या होता था कि इस आईडी को यहाँ फॉर में लिखा जाता था, तो यहाँ फॉर में आपको ईमेल लिखना है। तो अब ये लेबल और इनपुट बाइंड हो गए, ठीक है। और इसको की वैल्यू पेयर में डेटा जाएगा, तो इसको की दे देते हैं ईमेल, ठीक है। और एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पर ईमेल क्रिएट हो गया, और आप यहाँ ईमेल लिख सकते हो। लेकिन एक्चुअल में इसको टाइप हमें टेक्स्ट नहीं देना चाहिए, एक और टाइप होता है ईमेल, वो आप दे सकते हो। उससे क्या होता है ना, जब आप क्या करोगे ना, इसको ऐसे एंटर करोगे और सबमिट करोगे, तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो एक तरह का वैलिडेशन हो रहा है कि वैलिडेशन हो गया कि आपको ईमेल करेक्ट डालना है। अगर आपने इसको टाइप ईमेल नहीं बताया था तो क्या हो रहा था कि वो कुछ भी टेक्स्ट भी ले रहा था, बट अब एक्चुअल में ये @ में लगाऊंगा और उसके बाद gmail.com लिखूंगा, अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो टाइप ईमेल रखने से एक और फ़ायदा होता है कि जो मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, उनके कीबोर्ड भी कैच कर लेते हैं, और वो अलग तरह का कीबोर्ड दे देते हैं जहाँ पर @ या .com दिखने लग जाता है। तो इन सारे इनपुट को ना एक्यूरेट टाइप दोगे तो बेटर रहेगा। और एक और एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू। तो ऐसा है ना कि आप यहाँ डाल सकते हो कि नेम आपको डालना ही है, आप चाहते हो कि यूज़र 100% नेम डाले, तो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू कर दो, तो ये मैंडेटरी फील्ड बन गई। अब अगर मैं सबमिट करूँगा, तो अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो वो मेरे को बोल रहा है प्लीज़ फिल इन द फील्ड। अब वो मेरे को सबमिट फॉर्म ये करने नहीं देगा जब तक मैं नेम को एंटर नहीं करूँगा। और ये जो एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, जो ये बूलियन वाले होते हैं ना, ट्रू फॉल्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू। इसको डायरेक्ट रिक्वायर्ड भी काफ़ी लोग लिख देते हैं, ये भी चल जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये रेडियो बटन बनाने हैं, और जब हम HTTP कॉल करेंगे तो इसमें से एक ही जाना चाहिए कि यूज़र वेज है या नॉन वेजिटेरियन। तो एक ही की और वैल्यू पेयर बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल मील टाइप आपने की दे दी, और ऐसा होना चाहिए कि यूज़र वेजिटेरियन है। ऐसा ना हो कि दो दो की वैल्यू चली जाए, मील टाइप में वेजिटेरियन भी जा रहा है और नॉन वेजिटेरियन भी जा रहा है, ठीक है। और रेडियो बटन का पर्पस ये होता है कि एक ही सेलेक्ट हो। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे एक बार देखते हैं। और दोनों रेडियो बटन का एक एक लेबल है, तो पहले एक डिप बना लेते हैं, इसको अलग रैप कर लेते हैं। इतने सेक्शन के लिए एक अलग डिप बना लेते हैं। इसमें एक लेबल बनाते हैं, इस लेबल में लिखते हैं वेजिटेरियन। एक और लेबल बनाते हैं, इसमें लिखते हैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इनपुट बनाने हैं। तो पहले वेजिटेरियन के लिए इनपुट बनाते हैं। टाइप क्या दोगे, तो एक टाइप होता है, वो होता है रेडियो। तो आप टाइप रेडियो दोगे तो रेडियो बटन बन जाएगा, ठीक है। और लेबल के साथ बाइंड करने के लिए एक आईडी दे देते हैं, आईडी इसको वेज दे देते हैं, और यहाँ पर वेज लिख देते हैं, और इसको नेम दे देते हैं, जो कि अभी हम एक बार और नेटवर्क टैब में जाके देखेंगे कि क्या डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है। तो नेम में आप यहाँ पर दे दो मील टाइप, ठीक है। और एक और इनपुट बनाओ, यहाँ पर भी रेडियो रहेगा, आईडी इसकी नॉन वेज दे दो, और यहाँ पर नेम मील टाइप ही रहने दो। और यहाँ बाइंडिंग करने के लिए नॉन वेज वाली आईडी इस लेवल के साथ यहाँ पर ऐड कर दो। एक बार आउटपुट देखते हैं, तो इस तरह का कुछ बन गया वेजिटेरियन। यहाँ रेडियो बटन है, और इस रेडियो बटन में से एक ही क्लिक हो रहा है। वो एक ही इसलिए क्लिक हो रहा है कि दोनों का आपने सेम नेम फील्ड दे दी,
ठीक है। अगर मैं इसको अलग नेम फील्ड दे दूंगा तो देखो दोनों क्लिक हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक ही नेम फील्ड देनी है, और हम चाहते हैं कि जब HTTP कॉल हो तो एक ही नेम फील्ड जाए और इन दोनों में से जो सेलेक्टेड है उसकी वैल्यू चली जाए, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू जाएगी कहाँ से? जब हमने फुल नेम बनाया था तो मैंने बोला था कि यूज़र वैल्यू देगा, हमें खुद नहीं लिखना। जब मैंने ईमेल बनाया था तब भी हमें पता था यूज़र वैल्यू डालेगा। बट यहाँ पर यूज़र सिर्फ रेडियो बटन को क्लिक कर रहा है, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? तो यहाँ पर इस इनपुट को वैल्यू देनी पड़ेगी। उन वाले इनपुट को वैल्यू देनी पड़ती है जहाँ पर यूज़र कुछ टाइप वगैरह नहीं कर रहा और आपको वैल्यू सेंड करनी है। तो यहाँ पर इसको वेज वैल्यू दे देते हैं और इसको वैल्यू दे देते हैं नॉन वेज। अब एक बार आप HTTP कॉल देख लोगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और नेटवर्क टैब में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना प्रकाश नाम रखता हूँ और a@gmail.com लिख देता हूँ और वेज में क्लिक कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ बैकएंड वाले पे जाते हैं और यहाँ पर की वैल्यू पेयर में क्या है, फुल नेम में प्रकाश, ईमेल में @gmail जो हमने टाइप किया था, और मील टाइप में एक ही की जा रही है। ये जो नेम हमने लिखा था मील टाइप यही जा रहा है, और दोनों रेडियो बटन में जो सेलेक्टेड है उसकी वैल्यू जा रही है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों हम इस तरीके से वैल्यू असाइन कर रहे हैं और दोनों को सेम नेम दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही जाए इन दोनों में से, तब हमें सेम नेम देना होता है। आगे और भी हम लिस्ट देखेंगे जहाँ पर एक ही नेम देना होता है और मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, हम वो लिस्ट भी क्रिएट करेंगे। तो अब वो अगला लिस्ट ही है, नेक्स्ट लिस्ट है हमारा, जिसमें हम बर्गर सेलेक्ट करने वाले हैं और 3 तरह के बर्गर हैं, बट हमें एक ही सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम एक सेलेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ठीक है। और सेलेक्ट के अंदर हम मल्टीपल ऑप्शन देंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है। और हमें पता है कि इसको इनमें से एक ही हमें सेंड करना है, तो इसका जो एट्रीब्यूट है नेम वो क्या होगा, बर्गर, ठीक है। और इन तीनों ऑप्शन में से एक चला जाएगा, और इन तीनों ऑप्शन को नेम एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ टॉप पेरेंट को नेम एट्रीब्यूट दे दिया, बट इन तीनों को आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। एक का वैल्यू है मैक वेजी, तो हमने यहाँ पर 4 तरह के बर्गर बना लिए, मैक वेजी, मैक पनीर, मैक आलू टिक्की, मैक चिकन, और यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट आ रही है और 4 का यहाँ स्पेस दिख रहा है। तो अभी हमने नेम और वैल्यू ही असाइन करी है, और नेम वैल्यू जब HTTP कॉल जाएगी उसके लिए होता है, ठीक है। बट आपको यहाँ ऑप्शन के बीच टेक्स्ट भी देना पड़ेगा, तो यहाँ सेम टेक्स्ट आपको कॉपी करना पड़ेगा, तब आपको लिस्ट में कुछ दिखने वाला है। तो इसका सेम हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ मैक पनीर कर देते हैं और यहाँ मैक आलू टिक्की कर देते हैं और यहाँ मैक चिकन कर देते हैं और सेव करते हैं। अब आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है जिसमें चारों ऑप्शन है, और मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ, BR टैग लिख देता हूँ, तो सबमिट बटन ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मुझे कोई लेबल नहीं दिख रहा, मतलब कोई मुझे बता नहीं रहा कि ये बर्गर की लिस्ट है। बट अगर हम एग्जिस्टिंग फॉर्म में जाएं तो यहाँ पर एक लेबल भी था। तो इस सेलेक्ट से ऊपर हम क्या करते हैं, हम एक लेबल बना लेते हैं और इन पूरे सेक्शन को एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं। जो भी हमारी लिस्ट है पूरी, इसको उठाते हैं, डिव के अंदर डाल देते हैं, तो ये अलग से दिखेगा। और इस लेबल का नाम लिख देते हैं सेलेक्ट योर बर्गर, और बाइंडिंग भी करनी है तो सेलेक्ट को ID दे देते हैं बर्गर, और इस लेबल को हम फॉर एट्रीब्यूट देके यहाँ बर्गर लिख देते हैं, ठीक है। अब आप इस पे जाओगे और सेलेक्ट और बर्गर पे आप क्लिक कर रहे हो तो ये हाईलाइट भी हो रहा है, मतलब बाइंडिंग हमारी हो गई। नेक्स्ट है चेक बॉक्सेस। अब चेक बॉक्सेस में क्या होता है ना, ये सेपरेट होते हैं, मतलब मैं इन तीनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इन तीनों का डेटा भी मुझे सेंड करना है, तो इनका जो नेम वैल्यू पेयर है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इन चेक बॉक्सेस को बनाते हैं। चेक बॉक्सेस बनाने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स के लिए हम इनपुट ही यूज़ करेंगे, और इनपुट का जो टाइप होगा आप गेस कर सकते हो, उसका टाइप चेक बॉक्स है, राइट। चेक बॉक्स बना लेते हैं
और हमें एक्चुअल में 3 चेक बॉक्स की ज़रूरत है, तो मैं 3 लिख लेता हूँ। यहाँ पर तीनों मैंने लिख दिया। और मुझे 3 लेबल की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तीनों लेबल भी बना लेता हूँ। हर चेक बॉक्स का एक लेबल है, तो पहले का है ऐड मोर बर्गर ऑप्शन, तो यहाँ पर पहला लेबल ऐड कर दिया। दूसरे का है सॉस शुड बी मोर, तीसरे का है फास्टर डिलीवरी नीडेड। ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने। एक बार आउटपुट देखते हैं, तो ये थोड़ा घिचपिच हो गया है। तो एक काम करते हैं, हर लेबल के बाद एक एक लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक एक लाइन का ब्रेक ऐड हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल है, आ, एक लाइन ब्रेक इसके ऊपर भी ऐड कर देते हैं। अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहे हैं, हम चेक बॉक्स को तीनों को चेक कर सकते हैं और यहाँ सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग नेम वैल्यू पेयर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ नेम लिख देते हैं, नेम आपका इसका हम बर्गर दे देते हैं। और जब ये चेकबॉक्स टिक होगा तो हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू भी असाइन रहे। तो यहाँ यूज़र तो टाइप कर नहीं रहा, तो आपको वैल्यू भी खुद देनी है। तो वैल्यू आप यहाँ बर्गर दे दो, ठीक है। जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये वैल्यू सेंड हो जाएगी जो भी इसमें एंटर हो रखी है। सेम हम बाकी दो को भी दे देते हैं। इसको सॉसेजेस दे देते हैं, इसको डिलीवरी दे देते हैं, की वैल्यू पे, ठीक है। तो हमने ये बना लिया है। और एक ये हेडिंग भी दिख रही है मुझे, तो इसके ऊपर ना एक हेडिंग भी दे देते हैं। इस बार हम लेबल को यूज़ नहीं करते, एक H5 हेडिंग यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं गिव फीडबैक बिलो। तो यहाँ पर एक हेडिंग आ गई, ये BR में हटा देता हूँ, ज़्यादा लाइन स्पेस हो रहा है, ठीक है। तो एक हेडिंग भी आ गई है और ये 3 हमारे पास चेक बॉक्सेस आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रेडिट कार्ड का हमें नंबर डालना है। तो एक और डिप बनाते हैं, इसके अंदर हमें पहले तो एक लेबल चाहिए और इसके अंदर लेबल के बाद हमें एक इनपुट चाहिए। तो इनपुट का जो टाइप होगा, अभी के लिए टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और लेबल यहाँ से कॉपी कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर और आपका ये, आप यहाँ टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। बट क्रेडिट कार्ड में एक्चुअल में क्या होता है ना, कभी भी टेक्स्ट नहीं होता, तो आप इसको नंबर भी दे सकते हो। इसका टाइप नंबर दो तो ज़्यादा बेटर है। नंबर देने से क्या होता है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर एरो बटन बन जाता है। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से भी क्लिक करूँ ना, तो ये प्लस माइनस होता रहेगा, ठीक है। और बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, वो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि एक स्टेप होता है, अगर स्टेप को मैं 1200 लिख दूँ और अगर मैं अब यहाँ पर एरो इंक्रीज़ करूँ, तो 1200 के मल्टीपल में ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको देखो करना क्या है ना, बहुत सारे इनपुट एलिमेंट होते हैं, तो आपको सर्च करना है इनपुट टाइप। तो आपको ये लिस्ट दिख जाएगी, जाके खुद एक्सप्लोर करो, डेट वाला क्या है, URL वाला क्या है, टाइम वाला क्या है। अगर मैं इसको डेट बना दूं, ठीक है, तो ये देखो, इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ डेट में कन्वर्ट हो गया और कैलेंडर आ गया। तो मैंने आपको ना बेसिक फंडामेंटल बता दिया है कैसे एलिमेंट बनाना है, कैसे आप एट्रीब्यूट दोगे, तो आप खुद जाके भी अलग अलग बना सकते हो। क्योंकि इतने सारे इनपुट्स हैं, आपके फॉर्म में सारे यूज़ नहीं होते। हम जो जो कॉमनली सारी वेबसाइट में यूज़ करते हैं वो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। बट खुद जाके एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। अपना एक खुद का फॉर्म क्रिएट करके देखो। और इनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट देखो कि नेम क्यों लिखते हैं, ID क्यों लिखते हैं। जाके सारे एट्रीब्यूट देखो, तब जाके आप और अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। अलग अलग तरह के फॉर्म बना के देखो। तो हमने अब वापस इसको हम नंबर कर देते हैं और सेव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है CVV। तो एक और डिप बना लेता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। लेबल का नाम CVV कर देते हैं। टाइप इसका क्या है, इसका एक टाइप हम पासवर्ड रख सकते हैं। टाइप पासवर्ड रखने से क्या होगा ना, कि जब आप इसको रिफ़्रेश करोगे और आप यहाँ CVV डालोगे, तो ये बुलेट करके हमारे पास आने लग गया, डॉट डॉट डॉट। तो
जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप टाइप पासवर्ड रख सकते हो, ठीक है। और इन लेबल को आप बाइंडिंग भी कर सकते हो, इस इनपुट टाइप को एक आईडी दे सकते हो और यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट यूज़ करके इसको बाइंड कर सकते हो। इन दोनों को मैं बाइंड नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट हमारा है एक, ये हमें दिख रहा है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, और ये देख रहे हो आप, मैं इसको इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। ये जो इनपुट का है लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग में इसको इनपुट इंक्रीज़ कर सकता हूँ, और यहाँ मैं टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, और जैसे मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो ये राइट योर कमेंट्स हाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बना सकते हैं हम, इसको बनाने के लिए हमें टेक्स्ट एरिया यूज़ करना है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया यूज़ करना है, और टेक्स्ट एरिया में आपको टेक्स्ट एरिया आप बनाओगे, एक लेबल भी बना लेते हैं। लेबल को नाम दे देते हैं कमेंट्स, और एक बार आउटपुट देखते हैं, और एक बार लाइन ब्रेक कर देते हैं ताकि ये सबमिट बटन अगली लाइन में आ जाए, ठीक है। तो आप, और यहाँ भी एक लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपका एक लेबल आ गया कमेंट्स, और ये टेक्स्ट एरिया है, ये आप यूज़र अपने अकॉर्डिंग रीसाइज भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिख सकते हो, और जैसे हमने पहले बनाया था ये फुल नेम वाला, तो ये छोटे टेक्स्ट के लिए है, बट आपको बहुत बड़ा कुछ यूज़र से इनपुट लेना है तो आप टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि 2 रो का टेक्स्ट एरिया हो तो ये छोटा हो गया, आप चाहते हो कि 5 रो का हो, तो मैं जैसे सेव करूँगा ये थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, इसका जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो गया। या फिर आप कॉलम डाल सकते हो कि इसके 40 कॉलम हो, तो ये विथ में इंक्रीज़ हो गया, या फिर कॉलम में 20 कर दूँ तो ये विथ में डिक्रीज़ हो गया, है ना। और यहाँ पर हमारे फॉर्म में ना कुछ लिखा हुआ आ रहा है, राइट योर कमेंट, ये कैसे आएगा, तो ये प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर क्या होता है कि मैंने लिखा राइट योर कमेंट्स, इसको सेव किया, तो अब यूज़र को समझ आ रहा है कि यहाँ क्या लिखना है, और जैसे यूज़र लिखेगा तो वो गायब हो जाएगा, जैसे हम इसको हटाएंगे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्म को बना सकते हैं। सबसे लास्ट में बटन का नाम पे है, तो इसका नाम चेंज करने के लिए जो इनपुट टाइप सबमिट है ना, आपको यहाँ पर एक वैल्यू एट्रीब्यूट दे सकते हो, तो वैल्यू एट्रीब्यूट से इसका नाम चेंज हो सकता है। तो मैं इसको पे लिख दूंगा तो हमारे फॉर्म में भी ये पे आ गया, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि आपका फॉर्म ऐसा दिख रहा है और ये वाला फॉर्म तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो इसके लिए आपको CSS को यूज़ करना है, जो इस वीडियो के स्कोप में नहीं है, बट कुछ CSS मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिखी थी, और आपका सेम फॉर्म ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में जाते हैं, और यहाँ हेड के अंदर हमने एक स्टाइल करके एलिमेंट यूज़ किया था जिसके अंदर HTML कोड नहीं है, इस स्टाइल के अंदर CSS कोड है। तो कभी यह CSS कोड लिखना होता है तो आप स्टाइल एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो, और ये हेड में लिखा जाता है। इसको कॉपी करते हैं और हम अपने हेड में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो राइट साइड में आपका जो फॉर्म है अब जाके थोड़ा बहुत कुछ एग्जिस्टिंग फॉर्म की तरह दिखने लग गया है, और भी कुछ CSS ऐड करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग जाके कोडिंग विद प्रकाश में HTML CSS का कोर्स चेकआउट कर सकते हो। बहुत डिटेल में मैंने HTML को पढ़ाया है, बहुत डिटेल में CSS पढ़ाया है, उसके साथ साथ SCSS कवर किया है, जो कि CSS के साथ यूज़ होता है जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, काम करते हो, और CSS के साथ टेलविंड फ्रेमवर्क भी यूज़ होता है। इन चारों को मिला के एक वेब पेज बनाया जाता है, तो चारों को कवर कराया गया है इस वाले कोर्स में, और प्राइस सिर्फ 299 रुपये का सब्सक्रिप्शन है पर मंथ। 299 पे करके आप ये पूरा कोर्स कर सकते हो। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 1000 लाइक मैं टारगेट कर रहा हूँ इस वीडियो में। इस तरह के लाइक अगर आ जाएंगे तो मैं और बहुत सारी HTML की वीडियोस बनाने वाला हूँ। और सब्सक्राइब आप कर दोगे तो आपको मेरी वीडियोस अपने आप आपके तक पहुँच जाएंगी, आपकी टाइमलाइन तक।